ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें के ए वैल्यू निकालनी है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ डाई बेसिक एसिड। मान लो डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड कौन सा होगा जो हमें 2H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है ना, डाई बेसिक एसिड तो वही होगा जो हमें 2H पॉजिटिव आयन देगा। तो हम उसकी के ए वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। के ए क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इसको लिख सकते हो। यानी मान लो फर्स्ट पे H2X ने आपको H पॉजिटिव और HX नेगेटिव आयन दिया, तो इसकी के ऑफ A1 वैल्यू क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव H ऑफ X नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2X। फिर ये HX जो है ये फर्दर डिसोसिएशन शो करेगा। ये HX क्या करेगा, डिसोसिएशन शो करेगा एंड इट विल गिव अस H पॉजिटिव और X ऑफ 2 नेगेटिव आयन। तो इसकी के ए टू वैल्यू हम क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव X का 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। ठीक है, ये के A1 आ गया। ये हमारे पास के A2 वैल्यू आ गई। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन को डाई बेसिक एसिड को दो स्टेप्स में हमने लिख लिया। पहला हमने क्या बोला, के A1 है। के A1 को हमने H पॉजिटिव बाय HX नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2X किया। के A2 को हमने H पॉजिटिव X2 नेगेटिव और HX। मीन्स पहले आपको H2X की डिसोसिएशन दिखानी थी, नेक्स्ट में आप HX की दिखाओगे। ठीक है, HX नेगेटिव की। दोनों की के ए वैल्यू अब हमने निकाल ली। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल के ए फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ऑफ ए इज इक्वल टू के ऑफ A1 इंटू के ऑफ A2। दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स। देखो फर्स्ट टर्म क्या था मेरे पास, H पॉजिटिव, सेकंड टर्म है HX नेगेटिव और H2X था यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। HX की डिसोसिएशन थी HX नेगेटिव की, दैट इज गिविंग H पॉजिटिव प्लस X2 नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव X2 नेगेटिव, X के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, HX नेगेटिव। मीन्स HX नेगेटिव तो कट गया, आपके पास ये टर्म आ गई H पॉजिटिव H2X और H पॉजिटिव X2 नेगेटिव। हमने दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो दिस वुड बी द वैल्यू, हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, H पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H2X। दिस इज इक्वल टू ओवरऑल के ए। ओवरऑल के ए वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, देखो यही है ना, 2H पॉजिटिव, अच्छा X2 नेगेटिव भी है, ठीक है बिल्कुल सही। एक्स टू नेगेटिव भी रह गया मैम। X2 नेगेटिव रह गया था। तो यही चीज ओवरऑल वैल्यू भी हमारी इसी से बन रही थी। और आप देखोगे के A1 और के A2 से भी आपकी ओवरऑल वैल्यू यही आएगी। यह आप कैसे लिख सकते हो, इसकी के ए वैल्यू X2 नेगेटिव रहेगा और H पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2X। वही चीज यहाँ पे हमारी बनी और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमने वही चीज निकाली। तो ये हो गया ना कि के A1 और A2 दोनों को भी मल्टीप्लाई करके भी आप के ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस इज द ओवरऑल के ए फॉर द रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात सबको, यस, इज इट क्लियर। फटाफट से हैंड रेस करके बता दो। संस्कार अटेंडेंस ले लेना बेटा, ठीक है। हाँ, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा केबी की भी। तो ऐसे ही डिसोसिएशन अगर बेस की लोगे तो डाइप्रोटिक के लिए क्या होगा, डाइप्रोटिक मतलब टू वैल्यूज KB1 इंटू KB2। ट्राइप्रोटिक के लिए KB1 2 3। अगर पोलीप्रोटिक अप टू N है तो उसको अप टू N तक हम मल्टीप्लाई करके इजिली वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन ऑफ बेस और एसिड। अब हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड। हमारे के A1 एंड के A2 का डाई बेसिक के बीच में, इन दोनों के बीच में डाई बेसिक एसिड के लिए क्या रिलेशन होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के A1 एंड के A2 फॉर डाई बेसिक एसिड। मैं पोल पोल रेस करती हूँ, उसमें सबने आंसर करना। ठीक है, लेट मी जस्ट रेज अ पोल फॉर दिस। यस, गो फॉर इट। देखो क्या आंसर आएगा इसका, देखते हैं क्या लगता है बच्चों को कि आंसर क्या होना चाहिए।
अरे वाह, वोट्स आई हैं बी सी डी। बी को एक वोट, सी को एक वोट, डी को एक वोट। बी को 2 वोट्स मिली हैं, सी को एक एक वोट मिली है। फटाफट से वोट करो, सो नहीं जाना क्लास में, वोटिंग करनी है सबने। ठीक है, हाँ गुड। अभी ठंड कितनी हो रही है वहां पे? काफी कोल्ड है मौसम? 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। मैम सबसे पहला काम यही होता है टेम्परेचर चेक करने का। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे अगले अगले दिन देख के ना कि कब धूप आएगी, तो हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि अच्छा कल तो धूप आ ही जाएगी, है ना, थोड़ा बहुत उससे। नहीं ठीक है। मैम, मुझे तो नहीं, मुझे तब अच्छा लगता है जब मौसम एकदम ठंडा होता है। ओ हाथ धो के ठंडे, यस मैम, हाथ धो के ठंडे करके अच्छे से जाके अपने फ्रेंड को लगाते हैं गर्दन में। ये भी ठीक है। चलो, ओके, सो 3 votes to k of a1 is less than k of a2। k a2 को बढ़ाया गया है, ठीक है। 7 वोट्स आई हैं सिर्फ अभी तक, ठीक है। तो देखो बेटा, 13 मैक्सिमम और मिनिमम 6, सतेंद्र इज सिंह। ओके, 13 है। चलो, देखो बेटा, क्या रहेगा हमारा इसका आंसर जो है, डैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा, कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, वो सेकंड वाले से ज्यादा होता है। जैसे हमने कोई डाई बेसिक एसिड निकालते हैं ना, H2X, तो वो क्या करता है, पहले तो H पॉजिटिव और HX नेगेटिव आयन देता है, तो HX नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन में, जो फर्दर डिसोसिएट हो सकता है H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, ठीक है ना। वो फर्दर डिसोसिएट हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है H2X में। मींस उसकी डिसोसिएशन जो है वो लेस है H2X से, पर उसकी टेंडेंसी क्या करने की, गेन करने की H पॉजिटिव, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब इसकी Ka1 वैल्यू जो है वो थोड़ी हाई रहेगी एज कंपेयर टू, क्योंकि ये तो अब HX नेगेटिव है, ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। दिस विल डिसोसिएट रियली वेरी इजी एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। इसमें दोनों पहले एच एक्स नेगेटिव के पास भी अभी फर्दर टेंडेंसी है ब्रेक करने की, तो दोनों ही ये ज्यादा पावर लेते हैं टूटने में। जब H2X होता है तो उसकी वैल्यू जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका थोड़ा हाई रहता है एज कंपेयर टू दिस। दिस वुड बी रीडली अंडरगो डिसोसिएशन। तो हमारा ऑप्शन बी यानी K ऑफ A1 ग्रेटर होगा K A2 से। तो कितने बच्चों का राइट आंसर था ये भी हम देख लेते हैं, कितने बच्चों ने हमारे राइट आंसर किया है। 3 बच्चों ने राइट आंसर किया है, तो ठीक है चलो, 3 ने तो राइट आंसर किया, गुड। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें से ध्यान से, ये तो बहुत इजी है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट जो गलत है। H3PO4 is ट्राइबेसिक एसिड, H3BO3 is an एरहेनियस एसिड। एरहेनियस एसिड हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे एरहेनियस एसिड क्या था? जो H प्लस डोनेट करता है। बिल्कुल सही, जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, दैट इज एरहेनियस एसिड। फिर क्या बोला गया, स्ट्रोंशियम OH ट्वाइस इज अ स्ट्रॉन्ग डाई एसिडिक बेस। ये एक स्ट्रॉन्ग डाई एसिडिक बेस है। अमोनिया अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल इज अ स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस, ये मोनो एसिडिक बेस है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इसके लिए भी हम पोल रेस करते हैं, लेट्स रेस अ पोल फॉर दिस। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। वैसे इसका आंसर काफी बच्चे ठीक दे सकते हैं अगर वो थोड़ा सा सोच के दें, है ना। थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे देन दे विल गिव द करेक्ट आंसर। यस, गो फॉर इट। 1 वोट, 2 ही वोट्स आई हैं अभी, फटाफट से करो।
वेरी गुड, मतलब काफी बच्चों ने सही आंसर सच में दे दिया है। दैट्स ग्रेट। तो बेटा आप लोगों ने बी को दी हैं 2 वोट्स, सी को मिली है 1 वोट और डी को मिली है 5 वोट। तो 5 वोट्स के साथ डी हमारा विनर होता है और विनर हमारा सही भी है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात क्या बोली गई कि H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये क्या करेगा, H3PO4 की रिएक्शन लिखेंगे तो वो 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव, 3H पॉजिटिव आयन देता है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज ट्राई बेसिक इन नेचर, तो वो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया था कि H3BO3 जो है एरहेनियस एसिड है, मींस अगर H3BO3 को वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हमें BOH4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है, और अगर ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है देन इट इज अ एरहेनियस एसिड। ये हमने डेफिनेशन इसीलिए पहले ही कर ली थी। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। अब हम चलते हैं सी पे कि स्ट्रोंशियम और क्या है OH ट्वाइस, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग डाई एसिडिक बेस है। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जितने भी एल्कली मेटल्स यानी एस ब्लॉक और जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, एस ब्लॉक की फर्स्ट रो को एल्कलाई बोलते हैं और नेक्स्ट को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिस ही बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम और लिथियम को, बाकी सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाई एसिडिक बेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों सिर्फ वीक होते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग डाई एसिडिक बेस है। अब अमोनिया वाटर जो है ये कोई भी स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस नहीं होता। मोनो एसिडिक बेस किसका, मोनो एसिडिक बेस कैसे कि अमोनिया जो है ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो OH नेगेटिव आयन नहीं देता। ठीक है ना, जनरली दिस विल नॉट रिलीज OH नेगेटिव आयन, so इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर ये सबको? यस, गिव मी हाई फाइव जिस जिसको क्लियर है। जिसको कोई दिक्कत परेशानी है वो पूछ सकता है। बस 3 ही बच्चों को क्लियर हुआ? वेरी गुड, गुड गुड गुड। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है बच्चे जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट। किसी को कोई मैसेज आया है? यस, अच्छा यस मैम, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। सबसे पहला होता है कि बच्चे जितना ज्यादा साइज इंक्रीज करेगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी इंक्रीज करेगी। ठीक है, साइज के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर हमारे पास आयोडीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी शो करेगा आयोडीन वाला। तो हमारे पास क्या है कि साइज और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज इंक्रीज करता है तो एसिडिटी भी इंक्रीज करती है, साइज के बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रा एसिड्स। Hydra acids means hydrogen plus one more element are considered to be hydra acid. हाइड्रोजन प्लस वन मोर एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट आके जुड़ जाए, HCl हो जाए, ठीक है, HNA हो जाए, या कोई भी और मॉलिक्यूल आके इसके साथ जुड़ जाता है कोई और एलिमेंट, तो उसको हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं अक्रॉस द पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप। अगर आप लेफ्ट टू राइट भी मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, कोई भी हाइड्रा एसिड है मींस किसी भी एलिमेंट के साथ, मान लो अगर आपका कोई एलिमेंट सोडियम था उसके साथ आपने एच जोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करेगा। अब किसी के साथ आप धक्के से ही अगर उसको H दे रहे हो तो उसकी तो एसिडिटी बढ़नी ही है ना। तो फिर चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, आप अगर कोई हाइड्रोजन प्लस कर रहे हो किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा ही देता है, चाहे वो अक्रॉस द पीरियड हो या फिर डाउन द ग्रुप हो। सो इन दिस वे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है। क्लियर ये बात सबको? अब नेक्स्ट क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज। अब जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड होगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी किसी मॉलिक्यूल में, उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे HF में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव,
वाटर पोलर नेचर का है, अमोनिया में लोन पेयर की वजह से पोलैरिटी आ जाती है, मीथेन में बहुत कम पोलर नेचर होता है, तो उस वजह से भी हम क्या कह सकते हैं कि जितना किसी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है कि दोनों के चार्जेस कितने डिफर हैं, ठीक है, तो उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर सके। सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बढ़ने से भी बढ़ती है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं, टू बी रिमेम्बर्ड पॉइंट है ये कि अलोंग द ग्रुप, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप, ठीक है, सो नहीं, अलोंग द ग्रुप, ग्रुप टॉप टू बॉटम होगा, लेफ्ट टू राइट ग्रुप नहीं आएगा, ग्रुप आएगा, अलोंग द पीरियड आएगा लेफ्ट टू राइट, पीरियड होगा हमारा, ग्रुप आएगा टॉप टू बॉटम वाला, ठीक है। अगर आप अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हो तो कॉन्जुगेट एनायन आप कंसीडर करोगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज देखोगे आप एनायन का, ठीक है, साइज तो बढ़ेगा ही बेटा, साइज बढ़ेगा जैसे जैसे हम मूव डाउन करेंगे मींस एसिडिटी बढ़ेगी। अगर पीरियड देख रहे हैं हम, इधर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप में हमें कंसीडर करना है कि कोई कॉन्जुगेट एनायन को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात होती है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको पीरियड और ग्रुप वाला भी? यस, यहां तक किसी को भी कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? आज बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, क्या बात, मुश्किल लग रहा है? पहले तो जब ज्वाइन करे थे तब कितने थे संस्कार, जब ज्वाइन मैंने आपको अटेंडेंस नोट करने को बोला था कितने बच्चे थे? 18, मतलब 16 थे या 14 रह गए हैं? इनका मन ही नहीं करता पढ़ने का, कैसे गंदे बच्चे हो गए ना आजकल के, यस मैम। कह सकते हैं हम। चलो, अच्छा 11 थे, बहुत ज्यादा गंदे बच्चे, चलो ठीक है। वही तो, हम सीधे साधे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे भाग रहे हैं। हाँ अच्छी वही बात तो, नहीं है मैम। नहीं ये भी तो बोलो कि इतनी अच्छी मासूम मैम पढ़ा रही और बच्चे भाग रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अब हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम pKa वैल्यू से देखेंगे कि pKa वैल्यू का एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेटा क्या इफेक्ट पड़ता है। एक की 10.56 दे रखी है, एक की 0.5, 4.78 और 4.20, तो हमें बताना है इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। लेट मी जस्ट रेज द पोल, थोड़ा ध्यान से। अब अच्छा, एक चीज तो पता चली ही जाएगी बच्चों को, सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ रहेगी, यहाँ तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला या सबसे कम वाला, तो देखते हैं क्या रहता है, मेजॉरिटी में किसको वोट मिलती है, कम वाले को या ज्यादा वाले को? मिडल भी हो सकता है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, देखो करके इसको थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, पीके और के ए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने करवाया था ये आपको, थोड़ा सा ध्यान दोगे यू विल गेट इट। फटाफट से वोट करो। ओके, 1 वोट। ज्यादातर वोट्स जो हैं वो बच्चे ज्यादा वाले को दे रहे हैं, यानी 10.56 वाले को।
ओके, चलो ए को जनरली मिली है 4 वोट्स, बी को मिली है 3 और सी और डी में क्या रहा है? वैसे इनको मिलनी तो नहीं चाहिए थे बेचारों को, फिर भी एक एक वोट दे दिए। मैम बी को मिलनी चाहिए थी, गलती से मेरे से डी दब गया था। ओके, देखो बेटा हमने पढ़ा था कि पी के ए वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ लॉग के ए होती है, यानी पी ऑफ के ए और के ए के बीच में 36 का आंकड़ा है। जितनी ज्यादा पी के ए वैल्यू होगी उतनी कम एसिडिटी होगी, ठीक है, उतनी कम नहीं, पी के ए वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ लॉग के ए है ना, यानी अगर के ए इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, will also increase the pK increase but the pKa value decrease। तो जितनी pKa वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी, उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो। उल्टा है ना ये कि pKa और माइनस ऑफ log Ka है, माइनस की वजह से ये क्या हो गए आपस में एक दूसरे के, हम क्या कह सकते हैं, दुश्मन हो गए, इनके बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि जितना Ka की वैल्यू कम उतना ज्यादा, pKa की वैल्यू जितनी कम उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो ज्यादा होती तो वीक एसिड होता, अगर उसकी कम है तो हमने क्या बोल दिया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि अगर pKa वैल्यू लेस होती है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है ना। जितनी कम होगी बेटा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्यों? क्योंकि ये pKa किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ log Ka के। और जितनी pKa की वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू हाई होगी, उतना ही वीक होगा एसिड। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या थी, 0.5, तो दैट्स वाई हमारा आंसर भी क्या रहना चाहिए था, ऑप्शन बी, कि जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुआ ये सबको? यस। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। चलो अब वीकेस्ट बेस के ऊपर आ जाओ, अब ये तो कर ही लोगे वीकेस्ट बेस। अब 10 रेज टू द पावर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये सबको थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये तो मैथ वाली थिंग है ना, तो 10 रेज टू द पावर में कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसका क्या आंसर रहेगा। चलो एक और पोल हम रेस करते हैं अपने 4th क्वेश्चन के लिए। यस, गो फॉर इट। ओके, 3 votes to C option, 2 votes to B option, ठीक है। सेम ही बात रहेगी बेटा, जो सबसे कम है, कम मतलब कौन सा होगा? सी, ठीक है, करेक्ट है, इसमें अब करेक्ट है। ए को 1 वोट मिली, बी को 3 और सी को 5। डोंट गेट कंफ्यूज, जिसकी सबसे लेस वैल्यू है, मतलब 10 रेज टू द पावर -10 वाली सबसे छोटी होगी, तो जितनी छोटी वैल्यू उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी 10 माइनस में वैल्यू ये हाई होती है, 10 रेज टू द पावर -10 ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के भी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, बट पीकेबी वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो पीकेबी वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी, तभी हमारे पास केबी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो पीकेबी वैल्यू 10 रेज टू द पावर -10 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू हमने लिख ली। जो सबसे छोटा है वो क्या करेगा फिर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे छोटी है, पीकेबी वैल्यू डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे पीकेबी क्या होगा, माइनस ऑफ log केबी होगा। अगर केबी डिक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती है, पीकेबी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब आप कंपेयर करोगे, लोएस्ट वैल्यू पीकेबी की कहां पे आएगी, ऑप्शन सी में। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत सारे बच्चों ने सी ही दिया था, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये केबी वाला भी सबको, केबी और के ए
सेम ही थे, बस हमें वैल्यू देखनी थी। यस, ओके, चलो देखते हैं आगे। अब परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है 2016 का। इन अ 0.10 मोलर एक्वस पिरिडीन सॉल्यूशन, हमें परसेंटेज क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालनी है पिरिडीन की, जो पिरिडीनियम आयन बना रही है किसमें, किसी 0.1 मोलर सॉल्यूशन में। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, केबी वैल्यू इज गिवन टू यू, हमें परसेंटेज निकालना है पिरिडीन का। तो क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है? मैंने आपको वो अल्फा वाले फॉर्मूला कराए थे लास्ट, याद है किसी को? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी बाय सी, फिर परसेंटेज डिसोसिएशन, क्या वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे। चलो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं अंडर रूट के बी बाय सी। तो के बी हमें दे रखा है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, और ये 0.110 मीन्स 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 है, ये -10 हो जाएगा। इसकी आपको अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर पॉइंट 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएंगे हम, 10/100 है, तो ऊपर माइनस जाके 8 माइनस होगा, 8 होगा ना, हाँ 8 होगा ऊपर। यहाँ इसको 17 ही कर लो, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 है ना, तो 17/10 क्या हो गया, 10 रेज टू द पावर -19, ये 0.1 था, 0.1 का मतलब 10 है, तो ये 17 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 का अंडर रूट लोगे। तो अंडर रूट लेने में थोड़ा सा टाइम हमारा जाएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो हम यही देख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0.0013। आपको परसेंटेज निकालनी थी, तो 0.0013 इंटू 100 कर लो, यू विल गेट 0.013%। जेई में थोड़े कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी नीट में थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, जेई में न्यूमेरिकल टाइप इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए, साइन वाइन निकालना, अंडर रूट निकालना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, ये देखो ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे ना, कहाँ पे हैं ये फॉर्मूलाज, मैं आपको कल बताए थे। लेट मी गो बैक देयर वंस अगेन, हम एक बारी दोबारा से वो फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, किधर पढ़े थे हमने वो फॉर्मूला, ये रहे, ये पढ़े थे ना, वीक एसिड एंड वाटर के लिए अल्फा क्या होगा, अंडर रूट के ए बाय सी, एच पॉजिटिव निकालना है तो अंडर रूट के ए बाय इंटू सी, पीएच के लिए 1/2 पी के ए माइनस log सी, इसके ऊपर तो हमने क्वेश्चन भी किया था, तो ये वाले फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने थे, ठीक है। ये नोट्स ना मैं वो वाले लिंक में अपडेट कर दूंगी बिटली वाले में, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, if the dissociation constant of MOH is, dissociation constant दे रखा है MOH का, यानी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -16, मीन्स आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी बेस का दे रखा है MOH का, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है उसके कॉन्जुगेट एसिड का। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है उसका, MOH जो है वो बेस है, वो M पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब हमें उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है बेस का, तो ये किस तरह से करेंगे, इसको भी हम करके देखते हैं। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या निकालना है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, यानी हमारे पास ये चीज केबी दे रखी है, आपको केबी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, के ए आपको निकालना है, के डब्ल्यू हमें पता है 10 रेज टू द पावर -14 होता है। अब बता दो क्या फॉर्मूला लगेगा, अब कर सकते हो तुम इसको, थोड़ा सा याद करो क्या फॉर्मूला लगेगा इस केस में। यस, के बी आप into KB equals to KW.
बिल्कुल सही। के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, तो के ए हमें कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻⁻6। इसको उधर अच्छा 10⁻⁻14 इधर रखो, इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ, 4 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 10⁻⁻14 है, 4 इंटू 10⁻⁻6 यानी 1/4 10⁻⁻14 और प्लस का 6 10⁻⁻8। 1/4 को डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट कुछ आ जाता है, 2.5 0.25 आ रहा है आपका, आप इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻9 भी लिख सकते हो। सो यू विल गेट द आंसर सी। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। एक बार दोबारा देखते हैं इसी के सोल्यूशन से। देखो के ए इंटू के बी होता है बेटा के डब्ल्यू, के बी की वैल्यू आपको दे रखी थी, के डब्ल्यू में पता है 10⁻⁻14 होता है, तो के ए कैसे निकाल लिया, के डब्ल्यू को के बी से डिवाइड करके, एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। और इस संडे ना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का ही टेस्ट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का टेस्ट भी है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा संडे तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, तो सबने अच्छे से कर लेना है इसको। अब देखो, एन एसिड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O3 फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ सोडियम सॉल्ट। वो हमें 3 तरह के सोडियम सॉल्ट दे रहा है, C7H5O3 Na, एक बारी Na2 हो गया और एक बारी Na3 हो गया। द बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स इज, इन एसिड्स की बेसिसिटी क्या होगी, 1, 2, 3 और 6। What would be the basicity of these acids? Yes, कोई बता सकता है। अच्छा मैं पोल रेज करती हूँ, पोल में आंसर करेंगे हम। यस, गो फॉर इट। बहुत इजी है इसका, मैं ये हिंट देती हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर है, यू विल गेट द आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है इसका आंसर। एक बच्चा तो समझ गया, उसने फटाफट से ऑप्शन लगा दिया है वो, और बिल्कुल सही है वो। बाकी के देखते हैं कितनी जल्दी समझते हैं, क्वेश्चन में ही है आंसर। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे अंडरस्टैंड कर गए। तो बेटा अगर कोई भी चीज जैसे C7H6O3 है ना, वो हमारे पास अगर 3 टाइप के सोडियम सॉल्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बेसिसिटी भी 3 ही होगी, तभी उसने हमें 3 टाइप के सॉल्ट दिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी इस तरह के, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017। तो कभी कभी इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा ये निकालते हैं, ये H5 है तो 5H पॉजिटिव, ये 4H पॉजिटिव दे रहा है, ये 3H पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या आंसर होगा। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और वो 3 टाइप ऑफ सोडियम सॉल्ट बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, 3। Yani as 3 type of sodium salt are formed, it means 3H positive has given to form 3 type of sodium salt. तो उसकी बेसिसिटी भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि एक लैक्टिक एसिड बेटा हमने ले लिया, वो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, इन टिश्यू लीड्स टू पेन एंड फीलिंग ऑफ फटीग। अब उसमें 0.10 मोलर का एक्वा सॉल्यूशन है,
लैक्टिक एसिड जो है वो 3.5% डिसोसिएट हो गया है। लैक्टिक एसिड क्या हुआ, 3.5% डिसोसिएट हो गया। तो आपको वैल्यू निकालनी है Ka की। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? यस, विच फॉर्मूला विल बी वर्क आउट हियर? सी दे रखा है हमें, परसेंटेज डिसोसिएशन भी दे रखी है, मींस वहां से आप अल्फा निकाल लोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो आपको के अल्फा निकालना है। आपको क्या निकालना है? के ए निकालना है। मींस सी दे रखा है 0.10 मोलर, और ये अल्फा की परसेंटेज दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो इससे, 3.7 डिवाइडेड बाय 100 करके, दिस वुड बी 37 डिवाइडेड बाय 1000, 0.037। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के ए। तो के ए के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, व्हाट वुड दैट बी? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें 1/2 की वैल्यू है। A/C। क्या कह रहे हो? मैम फॉर्मूला, कौन सा बेटा? मैम अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट KA/C। अल्फा इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA/C। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? के ए निकालना है, ठीक है, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर कर दो। इसके लिए आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। के ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सी अल्फा स्क्वायर से। तो सी आपको दे रखा था, अल्फा भी आपने निकाल लिया, उसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। एक बच्चे ने बोला भी था, तो आंसर बी है। तो आंसर बी ई होगा। के अल्फा हमारे पास, के ए की वैल्यू क्या आएगी? सी अल्फा स्क्वायर। तो सी 0.1 था, अल्फा निकाला हमने, 3.7 इंटू 10⁻⁻² कर दिया, मैंने पूरा ही लिख दिया था। तो वो चीज 3.7 को मल्टीप्लाई जो भी करके आएगा, दैट वुड बी 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। यानी कि ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? के ए की। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ, ओस्टवर्ल्ड फॉर्मूला कह सकते हैं, बिल्कुल सत्येंद्र। ओस्टवर्ल्ड का फॉर्मूला डिल्यूशन के लिए कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत है तो नहीं? नहीं, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, नहीं है ना? लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। अब ये हमारा लास्ट लेक्चर है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। देखो, अब हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट तो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो थोड़ा सा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हमने स्टडी किया ना, लीच एटलियर भी पढ़ा। ये चीजें हमारे लिए न्यू है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चंस। तो ये तीन चीजें तो हमने पढ़ रखी हैं कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वो इलेक्ट्रोलाइट जो बेटा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, दैट वुड कंप्लीटली गेट आयोनाइज इन अ सॉल्यूशन। यानी अगर HCl है तो वो प्रॉपरली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जब वो डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसका एग्जांपल हमारे पास कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो डज नॉट जो कम्प्लीटली कंप्लीटली, डिसोसिएट नहीं होते। हाँ बिल्कुल। इसमें एसिटिक एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हो, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से थे? जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना, दैट डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। सो उनके सॉल्यूशन कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल क्या था? यूरिया एंड ग्लूकोज, ये सब हमने पढ़ा हुआ है।
ये भी देखा था हमने। ली चैटलियर प्रिंसिपल किस किस को याद है? ली चैटलियर करवाया था मैंने शुरू में। क्या था ली चैटलियर में, कौन बताएगा? यस, खुशबू बताएगी हमें। यस खुशबू, क्या था बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल में? याद है? अच्छा, मैंने एक एग्जांपल से समझाया था। वो कौन सा एग्जांपल था? किसी को कुछ भी याद हो तो मुझे बताओ। गजनी तो नहीं हो तुम लोग कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नो मैम। फिर क्या था? यस, व्हाट इज देयर इन ली चैटलियर प्रिंसिपल? ली चैटलियर में बेटा हमने पढ़ा था कि जब ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे उसके चेंजेस जो हो मिनिमम हो। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। सो दिस वाज देयर इन ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये था हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल में। हाँ, डॉग वाला एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सही। वेरी गुड खुशबू एंड संस्कार। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि अगर एक शैतान बच्चा किसी डॉग को मारता है तो डॉग बहुत ज्यादा दूर जाने की बजाय नियर बाय सेफेस्ट प्लेस पे जाता है ताकि वो वापस आ सके। ऐसे ही इक्विलिब्रियम भी क्या करता है? इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या करेगा कि वो वापस आएगा किसके पास? एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने के बाद वो मिनिमम करता है इफेक्ट अपने, तो वो उस डायरेक्शन में वापस आ जाता है जहां से वो दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। तो उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी जहां पे उसका इफेक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये चीजें सब हमने पढ़ रखी हैं। कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा था। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है बेटा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसके डिसोसिएशन को इफेक्ट करते हैं। यानी मान लो कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके कॉमन आयन हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो एसिटिक एसिड है CH3COH, इसमें कॉमन आयन HCl के पास भी H पॉजिटिव आयन है, इसके पास भी H पॉजिटिव आयन है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या करते हैं, इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सुप्रेशन, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली अल्फा वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट की डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करती है, डिक्रीज करती है जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग डाल दें। तो वो होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी फिर, बैकवर्ड की तरफ। अगर डिसोसिएशन ऑफ CH3OH इज suppressed but concentration of H positive in solution increases due to addition of, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से वो इंक्रीज करेगी। तो पीएच क्या करती है, सॉल्यूशन की डिक्रीज करती है। इस केस में पीएच क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉमन आयन इफेक्ट समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम। दैट्स ग्रेट।